Assalamu alaikum. We are learning the chapter direct inverse proportions, and in this chapter we are covering the basic concepts of the two proportions. They were also covering their extension and real life applications. यूनिट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले यूनिट 1 का एक क्विक रिकैप हम कर लें अगर, तो हमने ऐसी क्वांटिटीज़ की बात की जो कि वेरी करती हैं सेम वे में, और इनके सेम वे में वेरी करने की वजह से इन्हें कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ या डायरेक्टली रिलेटेड क्वांटिटीज़ या फिर वेरिएबल्स। ऐसी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, और इसमें एक क्वांटिटी टोटली डिपेंड करती है दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। और इसमें दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। एक यूनिटरी मेथड है और एक दूसरा मेथड उसी का रिवाइज मेथड है, उसकी रिवाइज टेक्निक है यूनिटरी मेथड की। और उसके अलावा हम बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट वेरिएशन करती हैं। यूनिट 2 में को पढ़ लेने के बाद आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन को रेशो से रिलेट कर पाएंगे, रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज़ से। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला वो आप बता पाएंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आप रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और उसके अलावा आप इसका जो एक ग्रेडियंट कहलाता है, तो एक लाइन का या स्लोप भी उसे कहते हैं, वो कैसे डिफाइन किया जाता है, वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उसका लाइन की स्टीपनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्टीपनेस कैसे कहते हैं, ये चीज़ें आप इस यूनिट के एंड तक समझने के काबिल होंगे। आगे चलते हैं। रेशो से क्या लिंक बनता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का? डायरेक्टली रिलेटेड क्वांटिटीज़ एक ख़ास रेशो से वेरी करती हैं। जब हम कहते हैं एक क्वांटिटी दूसरे पे इन्फ्लुएंस करेगी तो वो एक ख़ास रेशो से इन्फ्लुएंस करती है। मतलब जैसे 1 का रेशो, 2 का रेशो, 0.5, 1.5, कोई भी नंबर डेसिमल में वो हो सकता है, कोई भी नंबर होल नंबर में हो सकता है। इसकी क्या एग्जाम्पल है? एक रेसर है, वो 1 मीटर कवर करता है 0.14 सेकेंड में, तो वो 10 मीटर कवर करेगा 1.4 सेकेंड में, वो 100 मीटर कवर करेगा 14 सेकेंड में, 1000 मीटर वो कवर करेगा 140 सेकेंड में, और 10,000 मीटर वो कवर करेगा 1400 सेकेंड में। इस पूरे सिचुएशन में अगर आप नोट करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखें 1 मीटर से 10 मीटर हुआ, 10 मीटर से 100, 100 मीटर से 1000 मीटर, और 1000 मीटर से 10,000 मीटर। ठीक है, तो हर दफ़ा मीटर में मीटर 10 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बदले में सेकंड्स हैं, 0.14 सेकंड से 1.4 सेकंड, 1.4 सेकंड से 14 सेकंड, 14 सेकंड से 140 सेकंड। तो अगर आप डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो अगर आप नोट करें तो जिस तरीके से मीटर 10 टाइम्स बढ़ रहा है, 10 10 10 10 10 टाइम्स बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही डेसिमल्स भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 0.14 से 1.4, इसका मतलब है इसमें 10 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर दोबारा 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 14, फिर दोबारा 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 140, फिर दोबारा 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 1400। तो 10 यहाँ पे हमें एक रेशो मिल रहा है, ये वो रेशो जिस हिसाब से ये डायरेक्टली रिलेटेड वैल्यूज़ जो हैं क्या हो रही हैं, वेरिएबल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। और यहाँ दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है डिस्टेंस जो रेसर कवर कर रहा है, और एक है टाइम। दोनों एक ख़ास रेशो से इंक्रीज़ हो रही हैं। इसकी वेरिएशन को एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में भी हम कवर कर सकते हैं, और वो टेबल ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा, टाइम मैंने सेकंड कॉलम में लिखा, थर्ड कॉलम में, अच्छा पहले हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम बात करें तो यहाँ जो वैल्यू सारी लिखी थी वो हमने इस टेबल में लिखनी है। 1 मीटर 0.14 सेकेंड में कवर हुआ, 10 1.4 में, एंड सो ऑन सो फोर्थ।
अब 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.14 से, तो ये यहाँ 1 को हमने डिवाइड किया 0.14 से, तो हमारे पास रेशो क्या आ गया 7.14 मीटर इसका है और सेकंड इसका है। मीटर पर सेकंड में हमारे पास ये रेशो आ रहा है, ठीक है। 1 मीटर इन 0.14 सेकंड, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.14 हमारे पास आंसर आ गया 7.14। 10 डिवाइडेड बाय 14 हमारे पास आंसर आएगा 7.14। 100 डिवाइडेड बाय 14 आंसर आएगा 7.14। 1000 डिवाइडेड बाय 140 आंसर हमारे पास आएगा 7.14। हर दफ़ा 7.14 हमारे पास रेशो आ रहा है, ठीक है। एक कांस्टेंट रेशो है, यू कैन सी दिस, ये एक कांस्टेंट रेशो है। डिस्टेंस और टाइम का जो रेशो है वो कांस्टेंट है। सारी वेरिएशंस के लिए, जितनी वेरिएशंस हैं इनके लिए डिस्टेंस रेशो कांस्टेंट है। टाइम को जब आप कांस्टेंट रेशो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये रहा टाइम, जब आप इसको इस कांस्टेंट रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको एक डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। अगर 7.14 जो कि रेशो की वैल्यू है उसको आप 1.4 से मल्टीप्लाई करें, 1.4 ये लिखा हुआ है, अगर आप 7.14 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा। यानी अगर 9.9 आ रहा है या 9.8 आ रहा है तो आप उसको 10 कंसिडर कर सकते हैं। तो 1.4 टाइम को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट से तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। टाइम की कोई भी वैल्यू उठा के आप मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस से, तो टाइम की कोई वैल्यू आप रेशो से मल्टीप्लाई करें तो आपको डिस्टेंस की उसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कुछ कंक्लूजन्स से जो इस टेबल से, इस सारी वर्किंग से हम सामने लेकर के आए। एक तो ये कि रेशो हमेशा क्वांटिटीज़ का, डायरेक्टली रिलेटेड क्वांटिटीज़ का कांस्टेंट होता है और उसमें हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के प्रोडक्ट से मालूम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो था ये तो एक एग्जाम्पल थी ना। एक जनरलाइज फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं कोई भी दो डायरेक्टली रिलेटेड क्वांटिटीज़ का, तो हम उसको कैसे जनरलाइज करेंगे। हम डायरेक्टली रिलेटेड क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक x है दूसरी y है, उनका रिलेशनशिप हम अल्फा से शो करते हैं, एक ग्रीक लेटर है ये, और चूँकि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा, तो मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। हम मैथमेटिकली इसको इस तरह से मज़्म करके लिख सकते हैं। अगर हमें प्रोपोर्शन के साइन को हटा के इक्वल लगाना है कि कितना फ़र्क है, क्या ऐसा नंबर है अगर वो x से मल्टीप्लाई हो तो वो y बना दे उसे, तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के x की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद y के बराबर आ जाएगी। जैसे कि पीछे हमने देखा यहाँ पे कांस्टेंट k है और k कभी भी 0 नहीं होगा। अंडरस्टैंड दैट, k 0 क्यों नहीं होगा ये बात आपको आगे थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। इक्वेशन जो बनेगी यहाँ पे, जो बन गई है y इज इक्वल टू के एक्स, ये शो कर रही है कि y x के हिसाब से डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक कांस्टेंट रेशो k के साथ। y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे, इसलिए x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के लिए आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दें कांस्टेंट से। एक स्लाइड में पीछे आऊँ तो आप देख सकते हैं स्लाइड में कि हमने यहाँ बात की थी, ये रहा टाइम जो है वो क्या है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। डिस्टेंस जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम को, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, कांस्टेंट से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर, जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पर ठीक है,
हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था जिसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, सो क्लियरिंग ऑल द पॉइंट्स, टाइम यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि टाइम जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी उसका वो नहीं है। टाइम जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जो है हम ये मेजर करते हैं कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो यूजुअली टाइम को इंडिपेंडेंट ही कंसिडर किया जाता है। इसीलिए आप प्रीवियस एग्जांपल में देख रहे थे कि जब टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे थे रेशो से तो हमें डिस्टेंस मिल रहा था, ठीक है। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है क्योंकि टाइम अगेन किसी उसमें वो नहीं होता है, और टाइम के हिसाब से ये चेक किया था कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो अगर 0.1 सेकेंड में 1 मीटर कवर हुआ तो 1.4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है। तो इस हिसाब से टाइम को एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी समझा जाता है। तो हमने बात की थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को जब मल्टीप्लाई किया जाता है कांस्टेंट रेशो से तो हमें वैल्यू मिलती है डिपेंडेंट वेरिएबल की। अब हम ये चेक करते हैं कि इक्वेशन आप याद रखें k इज इक्वल टू